आज हमारा टॉपिक है जो दरोगा का टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है, वो आज चौथा सीरीज है। 3 सीरीज का हम डिस्कशन कर चुके हैं, आज हमारा ये चौथा सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में बानू मुश्ताक को दिया गया है और ये बानू मुश्ताक कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनके द्वारा लिखा गया हार्टलैम्प एक पुस्तक है जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, उसी को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 है वो प्रदान हुआ है। इनका जो पुस्तक हार्टलैम्प है वो कन्नड़ भाषा में है और उसका इंग्लिश में अनुवाद है जो दीपा विष्ट के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर कह रहा है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर से सम्मान पहल की 2025 में कहां प्रारंभ किया। देखिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, इनके द्वारा सागर से सम्मान पहल की प्रारंभ की गई है और ये की गई कहां से, तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम क्या है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले तो 8 मार्च को मनाया जाता है और 2025 का थीम पूछ रहा था, तो 2025 का थीम है तेजी से कार्य करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या कह रहे हैं कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, देखिए बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि हम न तो आयात कर रहे हैं किसी देश से और न ही किसी देश में निर्यात कर रहे हैं, यानी कि न अपना सामान भेज रहे हैं कहीं और न कहीं से हम सामान मंगा रहे हैं, तो बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे कोविड के समय कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम देखने को मिला था, न तो लोग आयात कर रहे थे न निर्यात कर रहे थे, क्योंकि कोविड वायरस की वजह से ऐसा हुआ था। आमतौर पर बंद अर्थव्यवस्था नहीं देखा जाता है, लेकिन कोविड के समय ऐसा देखने को मिला था। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, न तो आयात होता है और न ही निर्यात होता है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सहायक संधि किसने प्रारंभ किया था। देखिए सहायक संधि कौन प्रारंभ किया था, तो ये वेलेजली के द्वारा सहायक संधि का प्रावधान किया गया था। देखिए प्रारंभ है जो डुप्ले के द्वारा किया गया था। एक्चुअली डुप्ले था जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, लेकिन इसका व्यापक रूप से प्रयोग है जो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड वेलेजली ये क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के वायस रहे थे, इसी के द्वारा किया गया था 1899 में। इसके द्वारा जो सहायक संधि किया गया था, इसमें पहला जो राज्य था उसको विलय किया गया था वो हैदराबाद था। हैदराबाद का जो निजाम है उसको पहले सहायक संधि के तहत विलय किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या उपाय करती है। नगद आरक्षी अनुपात में वृद्धि कर देती है, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। वैधानिक तरल अनुपात में वृद्धि कर देती हैं, बैंक दर में वृद्धि कर देती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगी, सभी हो जाएगी। देखिए क्या होती है नगद आरक्षी अनुपात यानी कि CRR कैश रिजर्व रेशियो, उसको क्या करती है, वृद्धि कर देती है। CRR का अर्थ होता है कि केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंक अपना कुछ प्रतिशत RBI के पास जमा करती हैं, उसे CRR यानी कि नगद आरक्षी अनुपात कहते हैं और ये इस पर उसको ब्याज नहीं मिलता है। केंद्रीय बैंक यानी कि RBI के पास जो कमर्शियल बैंक कुछ परसेंट अपना हिस्सा रखती हैं, इसलिए रखा जाता है क्योंकि किसी भी परिस्थिति में यानी कि विपद परिस्थिति में अगर कमर्शियल बैंक कहीं फंस जाती हैं किसी भी वित्तीय आपातकाल के समय, तो RBI उसे मदद कर सके, इसके लिए वो कुछ परसेंट है जो CRR के रूप में रखती हैं। अगर CRR वृद्धि कर दिया जाता है तो क्या होती है, बैंक के पास कमर्शियल बैंक के पास ऋण देने के लिए रुपए कम जाता है, तो इसको CRR वो भी आंसर हो जाएगा। उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कम जाएगी। वैधानिक तरल अनुपात क्या होती है, SLR में वृद्धि। SLR का अर्थ होता है कि कमर्शियल बैंक कुछ रुपया RBI की गाइडलाइंस के अनुसार अपने पास रखती है, तो क्या होती है अगर उसमें वृद्धि कर दिया जाए तो क्या होगी, ऋण देने की जो क्षमता होती है कमर्शियल बैंक की वो घट जाती है, जिसके वजह से क्या है, इन्फ्लेशन कम होने की संभावना है। नहीं, तीसरा ऑप्शन क्या है, बैंक दर क्या होती है, देखिए बैंक दर होता है कि केंद्रीय बैंक जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को ऋण देती है लॉन्ग टर्म के लिए, याद रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या कहलाती है, बैंक दर करती है। अगर मान लीजिए केंद्रीय बैंक ज्यादा रुपया इंटरेस्ट पर अगर कमर्शियल बैंक को ऋण दे रही है, तो क्या होगी, उससे ये होगी कि कमर्शियल बैंक है जो ऋण लेना नहीं चाहेगा, जिसके वजह से वो बाजार में अपना ऋण प्रदान नहीं कर सकता है, जिसके वजह से इन्फ्लेशन की कम होने की संभावना है। तो 6 का हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिलिप्स वक्र निम्न में से किसको दर्शाता है। देखिए फिलिप एक अर्थशास्त्री थे, इनका ऐसा मानना था कि अगर बाजार में महंगाई है यानी कि इन्फ्लेशन है तो बेरोजगारी नहीं होगा, और बेरोजगारी है तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, यानी कि एक दूसरे के दोनों पूरक हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा,
मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, इनका स्पष्ट कहना था कि दोनों में से एक ही कोई हो सकता है, या तो महंगाई होगा या तो बेरोजगारी होगा। एक होगा तो दूसरा अपने आप क्या होगी, कम हो जाएगी, एक ज्यादा तो दूसरा कम। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा 7 का बी नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था। अब जानते हैं कि मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था दिसंबर 1906 में। ये किसके द्वारा किया गया था, ये सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ किया गया था, तो ढाका में किया गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंग्रेज ने जनजाति आंदोलन के प्रमुख नेता तिलका माझी को किस वर्ष और किस शहर में फांसी दिया था। देखिए तिलका माझी है जो एक जनजातीय नेता थे, जो जनजाति काफी सक्रिय रहे। इसको अंग्रेजों ने 1785 में भागलपुर में इनको फांसी दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार द्वारा पहली बार शपथ कब ली गई थी। देखिए नीतीश कुमार द्वारा 3 मार्च 2000 को पहली बार शपथ लिया गया था। ये केवल लगभग 7 दिन के लिए पहली बार सीएम बने थे। उसके बाद 2005 से फिर से 2005 से 25 तक वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वो 9 बार शपथ ले चुके हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता जेवी कृपलानी ने बिहार में कहां पर अध्ययन कार्य किया है। पूछ रहा जेवी कृपलानी अपना पढ़ाई है जो कहां से किए हैं, तो वो किए थे मुजफ्फरपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, बिहार में हैंडलूम उत्पादों में बनारसी साड़ी उत्पादन से संबंधित जिला कौन सा है। देखिए हैंडलूम का उत्पादन कौन सा है, तो ये हैंडलूम उत्पादन हो जाएगा कैमूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, कह रहा है कि भारत का पहला सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल्स इवेंट भारत टेक 2025 को कहां आयोजित किया गया है। देखिए भारत टेक का आयोजन है जो दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। ये अभी तक का ग्लोबल स्तर का ये भारत में सबसे बड़ा टेक्सटाइल्स इवेंट था, जो दिल्ली के नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन 2025 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, राष्ट्रीय लॉन बॉल्स चैंपियंस में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने सीनियर मेंस सिंगल में कांस्य पदक जीता है। इसका संबंध बिहार के किस जिला से है, तो इनका संबंध है जो मुंगेर से है। ये कौन सा खेल था, राष्ट्रीय लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में बिहार के चंदन कुमार है जो कौन सा पदक जीते हैं, तो ये कांस्य पदक जीते हैं और ये मुंगेर के रहने वाले हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत को संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। ये पूछ रहा है कि कब से कब तक इसका सदस्य ये बने रहेंगे। ये बने रहेंगे 2025 से लेकर 2026 तक। ये संयुक्त राष्ट्र शांति आयोग के जो सदस्य भारत 2025 से 26 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, कह रहा है कि भारत के नेकेल्स ऑफ डायमंड रणनीति निम्नलिखित में किससे संबंधित है। देखिए इसको मोतियों का माला नीति भी कहा जाता है। तो मोतियों को जो माला नीति है भारत का, वो विदेश नीति से संबंधित है। देखिए चाइना का एक प्रोजेक्ट चल रहा है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो प्रोग्राम चल रहा है उसी को काउंटर करने के लिए ये इसी को काउंटर करने के लिए मोतियों का माला नीति है जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो कौन सा नीति है, ये विदेश नीति हमारा है। चलिए 17 नंबर, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस द्वारा लॉन्च किया गया। तो देखिए ये जापान के जाक्सा वहाँ की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका नाम है जाक्सा। तो जाक्सा के द्वारा लकड़ी का उपग्रह बनाया जा रहा है। इस प्रकार से हमारे देश भारत का जो स्पेस क्षेत्र में जो काम करती है संस्था, उसका नाम इसरो है। ठीक उसी प्रकार से जापान में जो स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रही है उस संस्था का नाम जाक्सा है। तो जाक्सा है जो विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया करके लॉन्च करने का प्रावधान कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्वाड में निम्नलिखित में कौन सा देश आता है। देखिए क्वाड है जो 4 देशों का समूह है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ये 4 देश है जो 4 देश के द्वारा क्वाड समूह बनाया गया है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है चाइना को काउंटर करना प्रशांत महासागर में। जो प्रशांत महासागर में चाइना के जो बढ़ते कदम है उसको कंट्रोल करने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान एक क्वाड समूह की स्थापना की है। क्वाड की स्थापना मुख्य रूप से देखिए क्वाड की स्थापना जो 2004-5 के ही समय किया गया था, लेकिन वो उस समय सक्रिय ठीक से नहीं स्थापित हो पाया था। पुनः इसकी स्थापना 2017 में इसका किया गया है। क्वाड में कौन सा देश है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है। ये मुख्य रूप से चाइना को काउंटर करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, कह रहा है कि प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन है जो नई दिल्ली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में शहरी चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन है।
ई वोटिंग का मतलब है कि आप मोबाइल से ही वोटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करने का जो प्रावधान है पहली बार कौन सा राज्य दिया है शहरी चुनाव के लिए, तो ये प्रावधान है, जैसा प्रावधान ये बिहार के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है और बिहार में इसका प्रयोग पहली बार किया गया है। आप जानते हैं कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो इसका शहरी चुनाव यानी कि एक प्रकार से जो नगर पालिका का चुनाव था उसमें इसका प्रयोग किया गया है। देखते हैं क्या इसका विधानसभा में भी प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रावधान है जो बिहार में भी किया गया है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संविधान के आरंभ के समय भारत का राज्य क्षेत्र कुल कितने श्रेणी में विभाजित था। देखिए जब संविधान के आरंभ हुआ था उस समय क्या था कि भारतीय जो क्षेत्र थे उसको 4 भागों में बांटा गया था। उसमें ABCD करके 4 राज्य बनाए गए थे, जिसमें कुछ क्षेत्र थे जो भारत के जो स्वतंत्र राज्य थे उस समय उसकी रखी गई थी। दूसरे जो बी मान लीजिए कैटेगरी था उसमें जो देसी रियासत था उसको रख दिया गया था। जो सी था जिस पर कुछ अधिकार अंग्रेज का और कुछ भारत सरकार की उस समय थी, यानी कि जब स्वतंत्रता के बाद, तो सी में रखा गया था। और डी में केवल अंडमान निकोबार थे, सिर्फ उसको रखा गया था। तो भारत के जो उस समय 4 राज्य थे, 4 कैटेगरी के राज्य था, ABCD प्रकार के राज्य था। देखिए जब 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ तो ये चारों प्रकार को समाप्त कर दिया गया और सिर्फ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता दी गई थी। और उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से उसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है अपने पद पर 65 वर्ष तक बने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर कह रहा है कि दलित पैंथर्स संगठन कब और कहां बनाया गया था। देखिए दलित पैंथर्स जो संगठन है जो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था 1972 में, इसकी स्थापना 1972 में महाराष्ट्र में किया गया था। इसका उद्देश्य था दलितों के जो संरक्षण, दलितों के जो अधिकार के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना 1972 में महाराष्ट्र में किया गया था। 24 नंबर देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश काल में किस एक्ट में पहली बार कंपनी शासन के सिविल सेवकों के चयन की खुली प्रतियोगिता परीक्षा का उपबंध किया गया। देखिए ICS जिसको इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है, जिसको हम आजकल IAS कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जिसको कहते हैं, उसको पहले ICS कहा जाता था। प्रारंभ में जब ये पद लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, तो इसकी जो नियुक्ति है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था। इसमें कोई एग्जाम की प्रावधान नहीं था। उसमें क्या होती थी, कोई अपने जान पहचान के व्यक्ति हैं तो उसकी नियुक्ति कर दी जाती थी। लेकिन इसका जब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, इसका गलत उपयोग देखा गया तो सोचा गया ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि इसके लिए अब एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। तो पूछ रहा है कि वो कब किया गया, तो ये कब किया गया था, तो ये चार्टर्ड एक्ट 1853 था। 1853 चार्टर्ड एक्ट के द्वारा ये खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री किससे बनाया गया था। पूछ रहा है स्वास्थ्य मंत्री प्रथम कौन थी, तो देखिए राजकुमारी अंबिका कौर है जो पहले स्वास्थ्य मंत्री भारत के रह चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन आसियान का गठन किस वर्ष हुआ है। देखिए आसियान का जो गठन है ये 1967 में हुआ है। आसियान है जो साउथ ईस्ट एशिया का जो एक संगठन है, इसमें 11 देश वर्तमान में है। 11वां देश अभी लेटेस्ट जुड़ा है, जिससे 11वां देश है जो तिमोर लेस्ते है और इसकी हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, कह रहा है कि वेलेंटाइन सिरोल ने किस संगठन को भारतीय अशांति का संगठन बताया है। देखिए वेलेंटाइन सिरोल ये एक अंग्रेजी अधिकारी था। इसने आर्य समाज को भारतीय अशांति का संगठन बताया है। वही भारतीय अशांति की माता है जो मैडम भीखाजी कामा को बताया था, यही वेलेंटाइन सिरोल ने ही बताया था। वही वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय क्रांतिकारी का पिता वो बाल गंगाधर तिलक को बताया था। वेलेंटाइन सिरोल है जो इंडिया अर्नेस्ट नाम की एक पुस्तक भी लिखा हुआ है। इन्होंने अशांति का संगठन किसे बताया था, आर्य समाज को बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना कौन किया था। आप जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना है जो 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था आर्य समाज की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 28 नंबर, कह रहा है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे जो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड गोल्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कि सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी से 1892 में फिंसबर्ग सेंट्रल से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और यहाँ से MP भी बनकर वो ब्रिटिश संसद में पहुंचे थे। तो इनका पार्टी कौन सा था, पार्टी था लिबरल पार्टी और इनका लोकसभा क्षेत्र था फिंसबर्ग सेंट्रल था। दादा भाई नौरोजी
ये दादाभाई नौरोजी थे, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर कह रहा है कि पावना विद्रोह कब हुआ था। तो पावना विद्रोह है, पावना विद्रोह कहाँ हुआ था पूछ रहा है। पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में हुआ था, और पावना विद्रोह है जो 1873 से लेकर के 76 में हुआ था, ये बंगाल में हुआ था। चलिए 30 नंबर है, कह रहा है कि मूल शंकर किसका वास्तविक नाम है। मूल शंकर किसका वास्तविक नाम है। तो मूल शंकर किसका वास्तविक नाम है, तो दयानंद सरस्वती का नाम है जो मूल शंकर है। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, और इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन का अर्थ था कि जो भी हिंदू ईसाई या मुस्लिम हो गए हैं उसे पुनः हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए ये शुद्धि आंदोलन चलाए थे। वहीं आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का असली नाम है नरेंद्र दत्त। राजा राम मोहन के बारे में आप जानते हैं कि ये भारतीय समाज सुधारक थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज सुधार के प्रयत्न किए थे। दादाभाई नौरोजी के बारे में अभी हम जाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश के स्थापना संस्थापक कौन थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे जो दंती दुर्ग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयपाल किस वंश का संस्थापक, विजयालय पूछ रहा है विजयालय किस वंश का संस्थापक था। तो विजयालय किस वंश का संस्थापक था, तो विजयालय है जो चोल वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, कह रहा है कि ताशकंद समझौता 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के बीच हस्ताक्षर हुआ था। तो जो 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ था, देखिए ताशकंद उस समय तक ये रसिया के क्षेत्र में था, लेकिन जब 1991 में टूटा तो फिर ताशकंद है जो उज्बेकिस्तान में आ गया। उस समय तक ये यूएसएसआर का क्षेत्र था, यानी कि रसिया का ही क्षेत्र था। 1965 के जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उसमें बहुत हद तक पाकिस्तान डैमेज हुआ था और उसके 93,000 सैनिक है, सॉरी वो तो 1971 की कहानी है। तो उस समय डैमेज हुआ था पाकिस्तान, और इसके लिए समझौता के लिए बीच में रसिया आई थी और रसिया ही इसका समझौता का प्रावधान किया था। और ये अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच में ताशकंद में हुआ था। ये समझौता कब 1966 में हुआ था, 1965 के युद्ध के बाद ये समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, 22 दिसंबर 1939 को किसके द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। देखिए 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस है जो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। देखिए कहानी इस प्रकार है कि 22 दिसंबर 1939 को जो भी 1937 के तहत जो चुनाव हुआ था और कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का जिस राज्य में गठन किया था, उस समय 8 राज्य में कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था वो इस्तीफा दे दिया, और कारण था कि भारत के मंत्रिमंडल से बगैर पूछे हुए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए अंग्रेज सहमत हो गई थी। इसीलिए कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल है वो इस्तीफा दे दिए थे, और उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया, और उनका मानना था कि कांग्रेस से भारत मुक्त हो गई है, इसलिए 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। कारण यही था कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने 8 राज्य से इस्तीफा दे दी थी, और कारण था कि उस समय दूसरी विश्व युद्ध चल रही थी और भारत से बगैर पूछे हुए भारत को शामिल कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इसीलिए इस्तीफा दिया गया। चलिए 35 नंबर, कह रहा है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष निम्नलिखित में किस स्थल का यात्रा किया था। देखिए अशोक है जो अपने यात्रा के 10वें वर्ष है जो 10वें वर्ष में कहाँ गया था, तो 10वें वर्ष में गया था बौद्ध गया था। वहीं लुम्बिनी है, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में, और ये अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी में गया था। लुम्बिनी है जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। वहीं बौद्ध गया है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये दोनों स्थान है जो बुद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक है जो बुद्ध धर्म के अनुयायी था, इसलिए महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए स्थल का यात्रा किया उसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। देखिए 1784 का एक्ट आया था, उसको चार्टेड एक्ट 1884 कहते हैं। देखिए इसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जो पिट्स था, तो इसी के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट आया था। जो पिट्स आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में, जो ये पिट्स, तो उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था पिट्स था,
और ये चाह रहा था कि भैया कि हम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको किस प्रकार से नियंत्रण करें, क्योंकि ये भारत में ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी अपना दिखा रही थी और व्यापार भी कर रही थी। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको नियंत्रण मंडल कहा जाता है, ये नियंत्रण मंडल को क्या किया गया कि दो भाग में बांटा गया। ये दो भाग में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया था। और इसका इस प्रकार से प्रावधान किया गया कि इसका एक, जैसे कि दो पार्ट में बांट दिया गया। एक पार्ट है जो सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र को देखना, यानी कि प्रशासनिक देखने को कहा गया, और दूसरे पार्ट को कहा गया कि भैया आप अपना व्यापार देखिए। तो यही नियंत्रण करने के लिए, व्यापार और प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए ये नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? विलियम पिट्स के द्वारा। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ये नियंत्रण किया गया। इसमें दो पार्ट बनाई गई थी, एक है जो व्यापार के लिए और दूसरा है जो प्रशासन के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर कह रहा है कि किस अधिनियम ने सर्वप्रथम लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया? उच्चायुक्त का मतलब हाई कमिश्नर कहा जाता था, जिसको आजकल हम राजदूत कहते हैं। तो उस समय हाई कमिश्नर जिसको उच्चायुक्त कहा जाता था। पूछ रहा है तो उच्चायुक्त का पद का सृजन कब किया गया था? तो ये 1919 के अधिनियम से, 1919 के अधिनियम से ये सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता की घोषणा किस वर्ष हुई? देखिए पंचशील समझौता है जो 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता है जो 1954 में किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, वहीं चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के द्वारा पंचशील घोषणा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम अपने क्षेत्र, आपके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और आप एक दूसरे को सहायता मान्यता देंगे। अगर हम पर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो आप हमें सहायता करेंगे, और इसमें कि हमारे आपसी मैटर में आप नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार से 5 सिद्धांत थे, इसी को पंचशील समझौता कहा जाता है। पूछ रहा 39 नंबर क्वेश्चन कि पाल वंश के संस्थापक कौन था? देखिए पाल वंश के संस्थापक है गोपाल है। ये गोपाल ने पाल वंश की स्थापना किया था। और पाल वंश जो मुख्यतः बंगाल अभी पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, बांग्लादेश जो क्षेत्र है, बिहार के क्षेत्र में भी कुछ हद तक था, इस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। गोपाल के द्वारा ही नालंदा में उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। वहीं धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना है जो किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, कह रहा कि भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किया? देखिए भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर है जो 1982 में किया। रामसर कन्वेंशन है जो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर एक स्थल है, ये ईरान का एक स्थल है जहां पर रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। रामसर कन्वेंशन का अर्थ है कि वेटलैंड जो आर्द्र भूमि है उसका किस प्रकार से संरक्षण किया जाए, इसके लिए एक कन्वेंशन, एक सहमति व्यक्त की गई थी। 1971 में सम्मेलन हुआ था और भारत इस सम्मेलन में 1982 में शामिल हुआ था। भारत में अभी 93 रामसर स्थल है, वेटलैंड स्थल है, जिसमें बिहार में अभी 5 रामसर साइट है। तो बिहार में सबसे पहला जो रामसर साइट था वो कांवर झील था। वहीं बाद में नागी नकटी, और देखिए हाल ही फिलहाल में गोकुल जलाशय जो बक्सर के है उसको दिया गया है। उदयपुर जलाशय है जो वेस्ट चंपारण का है, उसको भी मान्यता दिया गया है। तो बिहार में अभी 5 वेटलैंड है, वहीं भारत में 93 वेटलैंड अभी है। भारत किस वर्ष शामिल हुआ है? 1982 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? 111 है। चलिए पूछ रहा है कि वेलिंगडन द्वीप किस राज्य में है? तो वेलिंगडन द्वीप केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस क्षेत्र में सोलास वन की उपस्थिति है? तो सोलास वन की उपस्थिति सुदूर दक्षिण में है, तमिलनाडु केरल के क्षेत्र में सोलास वन की उपस्थिति है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी पर किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है? तो सरदार सरोवर परियोजना है, जिसको नर्मदा नदी पर बनाया गया है। वहीं कुछ और परियोजना के बारे में हम जिक्र करते हैं, जैसे मेट्टोर परियोजना है जो कावेरी नदी पर है। फरक्का बांध है जो गंगा नदी पर है। फरक्का बांध कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। चलिए भाखड़ा नांगल है वो सतलज नदी पर है। हीराकुंड है जो महानदी पर है। राणा प्रताप सागर है जो चंबल नदी पर है। टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर है। इडुक्की परियोजना केरल में है। वहीं रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है जो बेतवा नदी पर है। तो इस प्रकार से कुछ बहुउद्देशीय परियोजना है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण का उद्देश्य होता है कि वहाँ पर्यटन का भी विकास हो जाए, विद्युत का भी प्रारंभ हो, और उसके जो बांध बनती है उससे कुछ जल का
जो जल का उपयोग है मछली पालन में भी किया जा सके, सिंचाई में भी इसका प्रयोग किया जा सके। तो इस प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है कि उसका एक उद्देश्य ना होकर के बहुत सारा उद्देश्य हो, इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। पूछ रहा है, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईरी झील कहाँ है। तो ईरी झील कहाँ है, आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका में ईरी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर कह रहा है कि एटलस एटलस पर्वत कहाँ है। तो एटलस पर्वत कहाँ है, ये अफ्रीका में है। अफ्रीका के ये उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत है। वहीं पूछेगा आल्टस पर्वत कहाँ है, तो आल्टस पर्वत है यूरोप में है आल्टस पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर 47 नंबर क्या कह रहा है कि लेब्राडोर सागर कहाँ है। तो लेब्राडोर सागर कहाँ है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर है। आप जानते हैं कि लेब्राडोर की धारा है जो ठंडा लेब्राडोर सागर से ही लेब्राडोरियन धारा निकलती है और वो ठंडी धारा है। किस प्रकार से धारा है, तो ठंडी धारा है। तो लेब्राडोर सागर कहाँ है, तो ये कनाडा कनाडा और ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड जो ग्रीनलैंड का एक द्वीप है उसके बीच में लेब्राडोर सागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बांग्लादेश की सीमा पर स्थिति का निगरानी करने के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष कौन है। देखिए अभी बांग्लादेश में जिस प्रकार से पिछले कई साल से अभी देख रहे हैं हलचल है, जिस प्रकार से वहाँ सैन्य तख्तापलट हुई है, तो उस प्रकार से वहाँ पर सीमा की निगरानी करने के लिए एक रवि गांधी के नेतृत्व में एक समिति बनाया गया है कि भाई सीमा का आप देख प्राप्त कीजिए, क्योंकि बांग्लादेश में अभी स्थिति नाजुक है। वहाँ की स्थिति सैनिक तख्तापलट की स्थिति, जिसकी वजह से वहाँ का आप जानते हैं कि जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना थी वह उस समय प्रधानमंत्री थी, लेकिन अब तो पूर्व प्रधानमंत्री हो गई, उनको किस प्रकार से देश से निकाला गया और उस वहाँ की स्थिति है जो ठीक नहीं है। इसकी के लिए राजीव गांधी के नेतृत्व में सीमा की निगरानी के लिए ये समिति बनाया गया है। चलिए 49 नंबर देखिए, भारत का प्रथम एथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में खोला गया। देखिए ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये पूर्णिया में खोला गया था, पहला एथेनॉल प्लांट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भगत सिंह और उनके साथियों को किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी गई। तो आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु है, जो मृत्यु के वजह से मृत्यु के बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथी ने ब्रिटिश अधिकारी ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी। कौन से ब्रिटिश अधिकारी था, तो सैंडर्स की हत्या कर दी। देखिए जब जानते हैं कि साइमन कमीशन आया था 1928 में भारत पे, तो उसमें केवल अंग्रेज सदस्य थे, भारतीय नहीं था। इसकी वजह से विरोध चल रहा था और विरोध की जिम्मेदारी लाहौर में लाला लाजपत राय ने संभाल रखी थी और वहां पर स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और गंभीर चोट लगने की वजह से लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गया और इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने स्कॉट्स की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सैंडर्स है जो मारा गया था। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। लाला लाजपत राय की मौत के बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी की हत्या किया गया था। तो इस प्रकार से आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।